हिंदी वर्णमाला। अच्छा बताओ वर्ण किसे कहते हैं? देखिए वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है। पहले सुनो, वर्ण कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है, श्लेष शब्द है वर्ण। वर्ण का मतलब रंग होता है। भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये वर्ण है। वर्ण वे ध्वनियां भी होती हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। आप हिंदी को सीखिए, हिंदी सीखिए, और हिंदी कहीं बाहर नहीं सीखना है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही हिंदी है। तो वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं वर्ण कही जाती है। क्या कही जाती है? वर्ण। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्ण समझ लेते, वर्ण क्या है? तो मैंने बताया वे ध्वनियां, जैसे हमें, क्योंकि हम व्यंजन को हल भी कहते हैं, वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता, जैसे मुझे का बोलना है तो हमने इसमें आ लगा दिया, का हो गया, ई लगा दिया, की हो गया, ऊ लगा दिया, ऊ हो गया। तो वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी की वर्णमाला पर। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाषा की सबसे लघुतम इकाई, लघुतम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि क्या होती है? हम लोगों को परिभाषा बताई जाती है कि जिसको हम तोड़ ना सकें, जिसके टुकड़े ना हो सके, वो ध्वनि होती है। ये भी ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर ध्वनि, दूसरी होती है व्यंजन ध्वनि। ध्यान से समझना, एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो आपको बहुत दूर दूर तक नहीं मिलेगी। स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। हमें बताया गया कि वे ध्वनियां जिन्हें हम तोड़ ना सके वही ध्वनि होती है। जैसे मैंने कहा आ, जिसके टुकड़े ना हो, क्या आ को आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। ई को तोड़ दोगे? नहीं। ऊ को तोड़ दोगे? नहीं तो टूटेगा। रे को तोड़ दोगे? ये है। एक चीज और बताई जाती है कि ध्वनि का हम उच्चारण नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते, लेकिन हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, इनका उच्चारण भी करते हैं और लिखते भी। स्वतः इति उच्यते सः स्वरा, जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है वो स्वर ध्वनि होती है। व्यंजन ध्वनि का हम स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, जैसे का, चा, गा, पा। इसलिए हम व्यंजन ध्वनि को हल ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल ध्वनि, क्योंकि इनके नीचे हल लगा होता है। क्या लगा होता है?
हल, ये सभी आधे अक्षर। इन दोनों को मिला के जो समावेश होता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती है वो कहलाती है वर्ण। वो क्या कहलाती है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अब लोग क्या देते हैं कि लिखित आधार पे या उच्चारित आधार पे, ना लिखित आधार पे ना उच्चारित आधार पे हम आ को लिख भी सकते हैं और उच्चारण भी कर सकते हैं। किताबों के चक्कर ना पड़ो। पेपर में आज तक नहीं पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लिखित छोटी इकाई क्या है, आज तक नहीं पूछा गया। हमसे केवल पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये तो पूछा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। हाँ, एक चीज, यदि किसी ऑप्शन में ध्वनि ना हो, यदि किसी ऑप्शन में ध्वनि ना हो, वर्ण हो, क्योंकि ध्वनि से ही वर्ण है, वर्ण से शब्द है, शब्द से वाक्य है, वाक्य से महावाक्य है। अब जे अनुपस्थित है तो तो रहे, जे रहे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। कब है? जब ध्वनि ऑप्शन में ना हो। फिर एक चीज, यहां से अर्थ बनना शुरू हो जाता है। यहां से क्या बनना शुरू हो जाता है? अर्थ बनना शुरू हो जाता है। तो एक प्रश्न होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द। ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, कैसे? क्योंकि ध्वनि से मिलकर बना। देखो पहले सुनो, कादन आ बराबर का। अगर हम लादन आ ला या लादन ई ली, दोनों को मिलाया शब्द बन गया कली। क्या बन गया? कली। या हम बड़ी ई कर दे तो शब्द बन गया ली, कली। सही है? तो अब जैसी आपने की कली, दोनों में बताई दे रहा हूं। कली, कली माने क्या होता है? मशीन। कल, कल माने मशीन या कलयुग टाइप। और कली माने फूल की अधखिला फूल। तो जैसे दिमाग में आया कि कली अधखिला फूल, एक अर्थ बन गया। तो देखो हमने क्या बनाया? ये वर्ण बने, वर्णों का समावेश क्या बना? शब्द बना। अब हम लिखे इन शब्दों का समावेश करके एक बात बनेगा, कली खिल गई। कली खिल गई। सही है? और अब उसको और आगे बढ़ाओ तो महावाक्य बन जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। यदि ऑप्शन में ध्वनि ना हो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। ध्यान रखना, जब कोई शब्द है वो अर्थ देगा, हिंदी में कोई साथ निरर्थक शब्द नहीं है, देशज हो सकता है, तो अर्थ देगा। और उन अर्थवान शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। और महावाक्य में हमारे उपन्यास, कहानी, नाटक इत्यादि आते हैं। तो फिर हम वही आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। और ये ध्वनियां दो प्रकार की हुई, एक स्वर ध्वनि, दूसरी व्यंजन ध्वनि। अब हम लोग बात करते हैं केवल स्वर ध्वनि पर। किस पे बात करेंगे? केवल स्वर ध्वनि पर। समझ में आया है? स्वर, स्वर ध्यान से समझना, कभी गलत नहीं होंगे। स्वर ध्वनि क्या है? स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, जिनका
स्वतंत्र उच्चारण हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इन्हें ना तो हम तोड़ सकते हैं और ना इनके हम टुकड़े कर सकते हैं। हाँ, इसे हम लिख भी सकते हैं और उच्चारित भी करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, जिसमें जो स्वयं में उच्चरित होती है, जिनका उच्चारण कर सकते हैं, वो स्वर ध्वनि। अब आपके दिमाग में बात और बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा, तो वो ध्वनि नहीं है, वो है संधि स्वर। क्या है? संधि स्वर। जैसे आदन आ बराबर बड़ा आ, संधि हुई। या नियम चलेगा अतः सवर्णे दीर्घा। क्या नियम चलेगा? अतः सवर्णे दीर्घा। ईदन ई बराबर बड़ी ई, ऊदन ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये कैसे स्वर है? संधि स्वर। हिंदी की वर्णमाला में 3 संधि स्वर होते हैं। फिर आता है संयुक्त स्वर। कौन से? हम वो स्वर बता रहे हैं जो टूट जाते। संयुक्त हमेशा विजातीय में होते हैं, उनका संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार मतलब चाचा ताऊ, चाचा भैया, बाबा लड़का है। तो जैसे अब यहां विजाती छाटू, आधन ई बराबर ए, आधन ऊ बराबर ऊ। ये स्वर है, ये दो स्वर है। कैसे स्वर है? गुण स्वर है। फिर आते संयुक्त स्वर में ही एक और दूसरा आता है, ये गुण स्वर हो गए। अब वृद्धि स्वर, आधन ए बराबर आई, आधन ऊ बराबर औ, ये है वृद्धि स्वर। तो यदि हम देखें तो मूल स्वर कितने हैं? भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र, जिनका स्वतंत्र उच्चारण हुआ, और भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई आ ई ऊ ऋ 4 है। हालांकि संस्कृत में 5 आते हैं, लिर और आता है, लेकिन यहां कितने हैं? 4 है। इन चारों से हमने पहले वीर स्वर बना लिए, फिर इन्हीं चारों को मिला के 2 दूर स्वर बना लिए, इन्हीं चारों को मिला के 2 वृद्धि स्वर बना लिए। तो अब हम लोग स्वर का वर्गीकरण करते हैं। स्वर ध्वनि का वर्गीकरण, इन स्वर के भेद। सीधा है टॉपिक, स्वर के भेद। इतनी चीज समझ में आई? चलो अब स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, बात इस पे है। सबसे पहले मात्रा के आधार पर स्वर की प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? एक ऐसे, हम इसे कह सकते हैं लघु स्वर। अगर मात्रा पे देखें तो ये होते हैं एक मात्रिक। कैसे होते हैं? एक मात्रिक। इनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है। आ ई उ रे कितने होते हैं? एक मात्रिक। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, 2 मात्रिक। इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? 2 मात्राओं का। जैसे आधन आ बराबर बड़ा आ, ए आई ऊ औ। तीसरा होता है प्लुत स्वर। सही कौन सा है? प्लुत, जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, त्रिमात्र कह सकते हैं। अब हम इनकी मात्रा महत्व देते हैं। और
लघु स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। प्लुत स्वर हमेशा संगीत में काम आता है। कैसा आता है? जैसे, और इसको हम अवज्ञा बनाते हैं। कभी आपने देखा जो नाटक या हेलो आवाज नहीं आती, हेलो, तो जिसका उच्चारण खिंचते हुए, और इसे हम कर सकते हैं इस तरीके से। देखा होगा ना उसमें किताबों में इस तरीके से है। चलो अब हम लोग करते हैं दीर्घ स्वर की बात। दीर्घ स्वर में 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो संधि स्वर हो गया, उन्हें बड़े कहते हैं। दूसरा जो ये 4 हैं, ओ, ए, आई, ओ, औ, इन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। अब बड़े ध्यान से समझना कि यदि पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 7, और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है तो 4। संयुक्त स्वर जो होते हैं वो कभी लघु नहीं होते। संयुक्त स्वर कभी भी लघु माने छोटे नहीं होते हैं। तो ये जो 4 हैं ये बने कैसे? ये बने हैं आ धन ई बराबर ए, आ धन ए बराबर आई, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर औ। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े। अब आते मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। लघु, दीर्घ या संयुक्त, या लघु, संयुक्त और प्लुत। आप देख सकते हो लघु, संयुक्त या प्लुत, या लघु, दीर्घ और प्लुत। अब आते हैं उच्चारण के आधार। उच्चारण के आधार पर शब्द के भेद। तो उच्चारण के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे? 5 भेद होंगे। कितने होते हैं? 5। सबसे पहले कंठ, तो आ, ये क्या है? कंठ है। अब इसका उच्चारण स्थान कंठ है और ये ध्वनियां होंगी कंठीय। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या? कंठ और कंठ में क्या अंतर है? इसमें यह लिप प्रत्यय है। इसका मतलब होता है कंठ से बोली जाने वाली। जाना अलग है और गम्य अलग है। गम्य माने जाने वाला या जाने वाली, तो कंठ माने गला, और गले से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? कंठ। प्रश्न आ जाए कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। देखो 2 प्रश्न हैं। आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। आ ध्वनि, आ किस प्रकार की ध्वनि है? आ किस प्रकार की ध्वनि है? तो होगी कंठ।
हम कंठ से बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो दो प्रश्न बने। पहला प्रश्न, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आ किस प्रकार की ध्वनि है? या आ ध्वनि है तो कंठ ध्वनि नहीं है, कंठ ध्वनि है। ये हिंदी की बारीकियां हैं। हालांकि अब तो सब चल रहा है, लोग चला रहे हैं, चलता भी है, फिर कहते हैं नंबर कम आए हैं। चलिए, अगला है तालु। ई ई क्या है? तालब्य। अब इन्हें तालब्य क्यों कहते हैं? आ को कंठ क्यों कहते हैं और ई को तालब्य क्यों कहते हैं? देखो, यहां पे पूरा जोर लगता है, स्टब वाली यहां आती है। आपके दोनों जो जीभ है वो दोनों दांतों के बीच में होगी। देखो, यहां पे जीभ ऊपर टच हो जाती है, तो उससे क्योंकि वो तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम ई का उच्चारण स्थान तालु और ई ध्वनि है तालम। अब आता है ऊ, नहीं सॉरी, ऊष्ठ। ये है आपका ओष्ठ। तो मोह एक जानवर जैसे हो जाए, कैसे हो? कौन सा जानवर हो? होता नहीं होता है? और है तो रास्ता में तुम ऐसे डर दे सकते नहीं हो। और तो ओष्ठ, क्योंकि ये होठों को रोल करता है। अब आता है कंठ तालु। आ धन ई बराबर ए, आ धन ए बराबर है। आ कंठ है, ई तालु है, दोनों को मिलाकर क्या हुआ? कंठ तालु। अब आता है कंठोष्ठ। आ धन ऊ बराबर ओ और आ धन ओ बराबर औ। ये क्या है? ये कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ है। समझ आया? तो उच्चारण के आधार पे कितने भाग होते हैं? 5। मात्रा के आधार पे कितने होते हैं? 3। अब और तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त, यहां से ही आएगा तुम्हारे लिए। फिर जैसे जिह्वा के उत्पत्ति भाग के आधार पे है केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। बताओ तो पढ़ा दे ना, तो नहीं तो इतना पर्याप्त है। और नहीं पढ़ना है तो फिर कल पढ़ाएंगे यहीं से। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। हिंदी समझ में आ रही है? चलिए, धन्यवाद।